एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के जो आगे के कॉन्सेप्ट्स थे डिस्कस करेंगे। चलिए, लास्ट पार्ट में मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स तक सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आपने एक बार ये नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले वो चीज़ें रिवाइज भी कर ली होंगी। चलिए, आज का हमारा डिस्कशन है अबाउट एक्शंस इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट है 5% या 3% या 7%, तो IRF जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते थे हम 100 माइनस 5% which is 95, 100 माइनस 3% which is 97 एंड इधर आ जाएगा 93। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको वैल्यूएशन सिखाई थी। नाउ द डिस्कशन इज ऑल अबाउट एक्शंस इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ठीक है, एक्शन कौन लेगा? एक्शन कौन लेगा? जिसको रिस्क मैनेज करना है वो एक्शन लेगा। जिसको रिस्क मैनेज करना है वही एक्शन लेगा। कैसे? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में उसे करना क्या है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में उसे डील करना है। जो भी पर्सन है उसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में डील करना है और उस इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की हेल्प से उसे अपना रिस्क क्या करना है? मिटिगेट करना है, मैनेज करना है। राइट, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के पर्सन थे जिनको कि इंटरेस्ट रेट की वजह से रिस्क था। वन वॉज द बोरोअर एंड द अदर वन वॉज डिपॉजिटर। राइट, ये दोनों बंदे थे हमारे पास जिन्हें कि इंटरेस्ट रेट की वजह से रिस्क हो रहा था। ठीक है, बोरोअर के लिए रिस्क क्या था कि कहीं आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। यही रिस्क था बोरोअर के लिए, क्योंकि उसे पैसे क्या करने हैं? बोरो करने हैं। उसके लिए रिस्क क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में जब मैं बोरो करने जाऊं तो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना जाए या बढ़ ना जाए। सिंपल। डिपॉजिटर के लिए रिस्क क्या होगा? अपोजिट। राइट, कि इंटरेस्ट रेट कहीं गिर ना जाए, कहीं मैं आगे आने वाले टाइम में अपना पैसा डिपॉजिट कराने जाऊं और इंटरेस्ट रेट तब कम हो गया हो, यानी इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है टू द डिपॉजिटर। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है किसको? बोरोअर को। राइट, अब करना क्या है वो समझने की कोशिश करना। ये जो बोरोअर है इसका जो डर है, ठीक है, ये इसके लिए रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ये जो डिपॉजिटर है इसका भी एक रिस्क है, इसका भी एक डर है, इसको मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ठीक है, अब किस तरीके से करेंगे, क्या ट्रांजैक्शन करेंगे फ्यूचर्स में कि इनका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाए, वो हम देखेंगे। जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि जो पर्सन है, जो बोरोअर है, उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। ठीक है, जो डिपॉजिटर है उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है। क्यों करना है ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट पार्ट में। राइट, सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी डिस्कस करनी है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी बोरोअर को और क्या ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी डिपॉजिटर को, सो दैट उनका जो रिस्क है वो मैनेज हो सके। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन। अभी मैंने ऊपर आपको बताई, राइट, वैल्यूएशन बताई ना मैंने अभी आपको ऊपर कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की वैल्यू निकालते हैं। लास्ट पार्ट में भी बताया था, अभी भी बताया है, यहाँ पे मैंने ये बताया ना यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से वैल्यू निकलती है। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, बात क्या है समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बोरोअर है उसके बारे में बात करते हैं। बोरोअर के लिए रिस्क क्या था कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में इंटरेस्ट रेट एक्चुअली में बढ़ गया। तो हमारा एग्जांपल हम इस तरीके से ड्राफ्ट कर लेते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट था 5% का और आगे आने वाले टाइम पीरियड में इंटरेस्ट रेट हो गया है 8% का। ठीक है, अब आप IRF की वैल्यू बताइए।
क्या वैल्यू होगी IRF की इन दोनों केसेस में? इस केस में निकलेगी 100 माइनस 5% कम्स आउट टू 95, इसमें निकलेगी 100 माइनस 8% कम्स आउट टू 92। ठीक है, अब आप देखो 95 इज़ द बिगर अमाउंट, 92 इज़ द स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, बोरोवर को डर क्या था कि एक्चुअली में जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ ना हो जाए। अगर इंक्रीज़ हो गया बाय चांस तो वैल्यू क्या हो जाएगी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की? कम हो जाएगी। आगे आने वाले टाइम पीरियड में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आप इस ट्रांजैक्शन को देख के, अब आप ये वैल्यूज़ को देख के बताइए कि क्या ट्रांजैक्शन करनी चाहिए बोरोवर को फ्यूचर को लेकर के। ये फ्यूचर की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर ही निकाली है ना हमने, तो ये फ्यूचर की वैल्यू। अब आप सोचो इस प्राइस पे बोरोवर को क्या करना चाहिए? फ्यूचर को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? और आगे आने वाले टाइम पीरियड में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और वैल्यू जो है IRF की वो गिर गई, तब उसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? अब आप सोचो। ठीक है, अब आप देखो 95 पे ऑब्वियस सी बात है सेल करना चाहिए, 92 पे बाय करना चाहिए। यानी कि एक बोरोवर के लिए जो ट्रांजैक्शन होती है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की, वो क्या होती है? उसको करना होता है सेल करना होता है फ्यूचर्स को। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स है इन्हें क्या करना होता है? उसे सेल करना होता है और आगे आने वाले टाइम पीरियड में फिर वो बाय कर लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो ये सारी बात बताई है ना यहाँ पे, ये सिर्फ इस पर्पस से थी कि आपको समझ में आ जाए कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बोरोवर को सेल क्यों करना है। क्योंकि अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ के आए हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बोरोवर को बाय करना होता है, यहाँ पे फ्यूचर सेल करने हैं। ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग लग सकता था, इसलिए मैंने आपको ये पूरी ट्रांजैक्शन लेके समझाई सो दैट आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ जाए कि सेल फ्यूचर क्यों करने हैं। ठीक है, वैल्यूएशन इस तरीके से है फ्यूचर्स की कि अभी अगर बोरोवर के लिए ये चीज़ रिस्क है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में कहीं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ ना हो जाए, तो वो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होने का डर है, इंक्रीज़ हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की? कम हो जाएगी। ठीक है, अभी ही ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले प्राइस पे सेल करना होता है, कम वाले प्राइस पे बाय करना होता है। ठीक है, अब आप नॉर्मली इतने समझदार तो हो, आप बोलोगे कि एक डिपॉजिटर जो है उसे बाय करने पड़ेंगे फ्यूचर्स। ठीक है, स्टिल ये सेम एग्जांपल है, इसी को ड्राफ्ट कर देती हूँ फॉर द डिपॉजिटर सो दैट आप लोगों के माइंड में एटलीस्ट एक बार ये पिक्चर क्लियर हो जाए दोनों की कि बोरोवर के लिए सेल क्यों करना है, डिपॉजिटर के लिए बाय क्यों करना है। वैसे तो आप ये एग्जांपल खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो बट स्टिल चलिए, मान लीजिए 8% का रेट चल रहा है आज की डेट में। ठीक है, डिपॉजिटर के लिए रिस्क क्या है? आगे आने वाले टाइम पीरियड में इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, मान लीजिए गिर के हो गया है 4% का। ठीक है, वैल्यू निकालिए IRF की, कितनी आएगी? इस केस में हो जाएगी 92, यहाँ पे हो जाएगी 96। ठीक है, अब किस प्राइस पे क्या चीज़ करनी चाहिए? इस प्राइस पे बाय करना चाहिए, इस प्राइस पे सेल करना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए वैल्यू क्या है? यही है, अभी तो वैल्यू यही है। ये तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में कुछ होगा तब सेल कर देंगे इस प्राइस पे। ठीक है, ये भी आगे आने वाले टाइम पीरियड पे बाय कर रहा था ना, अभी तो क्या है प्राइस 92 का है। ठीक है, इस 92 के प्राइस पे क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। यानी डिपॉजिटर जो है वो क्या करेगा? बाय करेगा फ्यूचर्स को। ठीक है, आई होप आप लोगों को एटलीस्ट ये जो एक्शन लेना है बोरोवर को और डिपॉजिटर को, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे का हमारा डिस्कशन रहेगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के केस में आप अपना गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको फ्यूचर्स बाय करने हैं जब आप बाय करने जा रहे हो, सेल करने हैं जब आप सेल करने जा रहे हो, आप मतलब आप डिपॉजिटर हो तो आपको बाय करने हैं, जब आप क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो आप क्या हैं बोरोवर हैं। तो किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करनी है और फिर किस तरीके से आपको गेन या लॉस निकालना है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। आपको पता होगा फ्यूचर का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है जिसे कि हम लॉट साइज़ भी बोलते थे, करेक्ट? वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें दी होगी। और क्या बताया होगा हमें? बीइंग अ बोरोवर हमें लोन का अमाउंट दिया होगा, बीइंग अ डिपॉजिटर हमें किस चीज़ का अमाउंट दिया होगा? जो लोन एंड एडवांस हम देंगे, ठीक है, उसका अमाउंट दिया होगा या आप डिपॉजिट का अमाउंट दिया होगा।
ठीक है। और क्या चीज़ दी होगी हमें, लोन का टाइम पीरियड भी बताया होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, लोन का टाइम पीरियड बताया होगा, लोन का टाइम पीरियड भी बताया होगा और फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी टाइम पीरियड बताया होगा, फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी टाइम पीरियड बताया होगा हमें, ठीक है। मतलब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। अब उस बेस पे हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है कि हमारा गेन या लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते थे, नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या निकालते थे, नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते थे। कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास है लोन का अमाउंट, ठीक है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, कॉन्ट्रैक्ट साइज से। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आता था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज़ योर लोन अमाउंट, दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट साइज़। बट ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये लोन का टाइम पीरियड है और जो फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम पीरियड है वो दोनों अलग अलग है। मान लीजिए लोन का टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स का और जो फ्यूचर एक्चुअली में सेल हो रहा है उसका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, ठीक है। अब तो ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी आपको लोन एक्चुअली में चाहिए 6 महीने के लिए, बट जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है इट इज़ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। एक बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ कि आपको लोन चाहिए 6 महीने के लिए, बट एक्चुअली में जो कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है इन द मार्केट वो किस रेट से हो रहा है, किस टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, 3 मंथ्स के लिए हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फ्यूचर में एंटर कर रहे हो रिस्क मैनेज करने के लिए, ठीक है। टाइम पीरियड मैच नहीं हो रहा है, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो टाइम पीरियड मैच करने के लिए क्या कर सकते हो आप, लोन का अमाउंट है जो आपको 6 महीने के लिए चाहिए, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड है, फ्यूचर का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 3 मंथ्स, मीन्स हाफ ऑफ इट, ठीक है। जितने टाइम पीरियड के लिए आपको लोन चाहिए उसका हाफ है क्या, फ्यूचर के अंदर जो टाइम पीरियड अवेलेबल है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने लोन अमाउंट को डबल कर दो, ठीक है। आप 3 महीने के लिए डबल अमाउंट का लोन ले लो, ठीक है। आप फ्यूचर में एंटर करो फॉर दी डबल अमाउंट, सो दैट आपके लिए, देखो बात समझने की कोशिश करना, देखो यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही लिख रही हूँ, आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, बट आपको लोन मिल रहा है 3 महीने के लिए सिर्फ, इससे ज़्यादा का आपको वो लोन नहीं दे रहे। तो आप क्या करोगे, आप 3 महीने के लोन में कितने अमाउंट का लोन लोगे, सोचो, 2 लाख का, सो दैट कवर हो जाए। आप 1 लाख का लोन ले रहे थे 6 महीने के लिए, जब आपको 3 महीने के लिए ही लोन दे रहे हैं तो आप अपने लोन के अमाउंट को डबल कर दोगे, राइट। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका लोन का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, एक्चुअली में जो आपको लोन चाहिए उसका टाइम पीरियड क्या है, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा विद द फ्यूचर का टाइम पीरियड, ठीक है, सो दैट आप जो लोन का अमाउंट है उसको चेंज करके बैलेंस लेके आ सको, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस है इन द टाइम पीरियड, जो एक्चुअली में आपको लोन चाहिए वो आपको चाहिए 6 महीने के लिए, और जो फ्यूचर का टाइम पीरियड है वो कितना है, 3 महीने ही अवेलेबल है। सो दैट हम क्या कर रहे हैं, अपनी लोन का अमाउंट ही डबल कर दे रहे हैं ताकि मैनेज हो सके, रिस्क मैनेज हो सके। अब मैं क्या करूं, अगर मैं सेम ही अमाउंट के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लूँ, मतलब जितने का मुझे एक्चुअली में लोन चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख का ही लोन चाहिए और मैं 1 लाख के लिए इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लूँ, तो क्या मेरा पूरा रिस्क मैनेज हो पाएगा, आंसर इज़ नो, क्योंकि बाकी के 3 महीने तो बच ही गए ना अभी भी, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोन के अमाउंट में चेंज ला के उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप निकालेंगे कि आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। एक्शन क्या लेने थे वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, किसके केस में क्या चीज़ करनी है पहले और क्या चीज़ करनी है बाद में, ये चीज़ आप समझ चुके हो अभी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा आपका फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। नेट गेन या नेट लॉस जो भी हो रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। आप किस तरीके से निकालोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपको एक्चुअल में, क्योंकि फ्यूचर है ये तो एक्चुअल डिलीवरी तो हो नहीं रही होगी,
आपको एक्चुअली में जो लोन का रेट होगा मार्केट में उसी रेट से आपको पे करना पड़ रहा होगा इंटरेस्ट, यानी आप निकालोगे कि आपको एक्चुअल कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। अंडर दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है और आप एक बोरोअर हैं तो आप अपने एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट में से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको गेन हो रहा है तो, ठीक है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे, इस एक्चुअल इंटरेस्ट के अमाउंट में से ऐड कर दोगे, ठीक है ना। अगर आप एक डिपॉजिटर हैं तो क्या होगा, आपके पास एक्चुअल इंटरेस्ट आ रहा होगा जो कि आपको रिसीव होना है, ठीक है। अगर गेन होगा तो आप उसे ऐड कर लोगे, ठीक है। लॉस होगा तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। और आप कैसे निकालेंगे ये फ्यूचर में आपको एक्चुअली में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक बात मेरी याद रखना, एक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब है एक्चुअल लोन का अमाउंट, एक्चुअल जो रेट था वो, ठीक है। और जो टाइम पीरियड था एक्चुअल वाला वही आपको कंसिडर करना है, क्योंकि एक्चुअली में तो आपको इंटरेस्ट उसी रेट से पे करना है, उतने ही टाइम पीरियड के लिए पे करना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब आप निकालने जाओगे गेन या लॉस तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास होंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, कॉन्ट्रैक्ट साइज से, सो दैट आपको क्या मिल जाए, लोन का अमाउंट मिल जाए। अब ये जो लोन का अमाउंट होगा ये कौन से वाला लोन का अमाउंट होगा, ये जो एडजस्ट करके हमने लोन निकाला है ना, यहाँ पे ये जो एडजस्ट करा है हमने कि डबल कर देते हैं लोन का अमाउंट, ये वाला लोन का अमाउंट यहाँ पे आ रहा होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दी कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता चली गई होगी कि अगर आप एक बोरोअर हैं और इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले टाइम पीरियड में बढ़ गया, ठीक है, तो आपके लिए क्या है, फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अभी कम था बाद में बढ़ गया। तो जितनी भी परसेंटेज का आपको बेनिफिट हुआ है उस परसेंटेज से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एंड टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे कौन सा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाला टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड क्यों लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी जो अमाउंट लिया है वो कौन सा लिया है, जो एडजस्टेड लोन का अमाउंट था वही लिया है, जो डबल करके हमने निकाला था वही अमाउंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा जो भी आपका गेन या लॉस है वो निकल के आएगा। आप यहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो ट्रीटमेंट करेंगे, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि आपको पे करना है या रिसीव होगा, ठीक है, डिपॉजिटर के केस में, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत सिंपली मैंने समझा दी है। आप एक बार से ये फ़्लो दोबारा से देख लेना, ठीक है, कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रही थी। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, वैल्यूएशन देखा हमने, फिर हमने पढ़ा कि क्या एक्शन लेगा डिपॉजिटर या बोरोअर, फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितना बेनिफिट हुआ है, लॉस हुआ है, नेट इंटरेस्ट हमें क्या पे करना है या रिसीव होगा, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि नेट इंटरेस्ट रेट अब क्या पड़ रहा है व्हेन द बोरोअर और द डिपॉजिटर हैज़ एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, ठीक है, क्या अब नेट इंटरेस्ट रेट क्या पड़ रहा है टू दैट पर्सन। तो आप कैसे निकालोगे, अभी हमने क्या निकाला, नेट इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला है ना हमने, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास आ रहा है, लोन हमें पता है कितनी वैल्यू का लोन था, उस पर कितना इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। अब ये लोन का अमाउंट कौन सा है, एक्चुअल वाला, क्योंकि हमें क्या बताना है कि हमें क्या नेट इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। तो जितने अमाउंट का लोन लेना था उसी पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी होगा, ठीक है, उसी पे तो इंटरेस्ट पे करोगे ना आप। तो हमने निकाला लोन पे कितना नेट इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास निकल के आ रहा है। और एक चीज़ आपको याद होगी बहुत अच्छे से कि आपको मेंशन करना होता है इंटरेस्ट रेट इन पर एनम टर्म्स। ये चीज़ कभी भी मत भूलना, कहीं पे भी चाहे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट पूछा है पर एनम में ही लिख के आना है। यहाँ पे आपको लोन ड्यूरेशन से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। लोन ड्यूरेशन कौन सी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाली ड्यूरेशन नहीं लिखा, लोन ड्यूरेशन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लोन का ही अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट का जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट है। 12 डिवाइडेड बाय लोन ड्यूरेशन करना है और आपके पास पर एनम बेसिस पे नेट इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी जो डिस्कशन थी हमारी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगी। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारे,
इंटरेस्ट रेट स्वैप बाद में डिस्कस करते हैं, पहले चलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शन और गारंटी के ऊपर। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं ये चारों, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपने डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग है वही। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, एक पर्सन के पास ऑप्शन होता था, क्या होता था, ऑप्शन होता था कि वो चाहे तो एक्सरसाइज करेगा कॉन्ट्रैक्ट या मन करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उसकी मर्ज़ी है। अगर एक पर्सन है उसे बेनिफिशियल लग रहा है अपने लिए कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब मैंने एंटर किया था, नाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, तो वो एक्सरसाइज करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम डेरिवेटिव चैप्टर में पूरा ऑप्शन पढ़ के आए हैं। करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी हमने ऑप्शन पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम बात है। क्या बोल रहा है, स्ट्राइक रेट आपने पढ़ा होगा, स्ट्राइक प्राइस पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो एक स्ट्राइक रेट है, पर्सन कौन कौन है, वही एक बोरोवर है, दूसरा कौन है, डिपॉजिटर है, राइट। केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है, AIR लिख रही हूँ, ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है स्ट्राइक रेट से। दूसरा केस क्या बन सकता है, स्ट्राइक रेट ज़्यादा है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट से। दोनों केस में क्या होगा आप सोचना, बीइंग अ बोरोवर, अगर आपका स्ट्राइक रेट कम है, आपका स्ट्राइक रेट कम है इन दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या करोगे, एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट कम है, तो मैं क्या करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, ठीक है। नीचे वाला जो हमारा सिचुएशन है उसमें क्या होगा, स्ट्राइक रेट क्या है, ज़्यादा है, एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो कम चल रहा है, तो मैं तो मार्केट से लोन ले लूँगी, ठीक। मैं क्यों एक्सरसाइज करूँगी ऑप्शन, मतलब ही नहीं बनता। क्या करेंगे हम यहाँ पे, लैप्स होने देंगे इस ऑप्शन को। बात कर लेते हैं डिपॉजिटर की। अब आप देखो क्या केस है, ये दोनों केस यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्राइक रेट है वो कम है, तो मैं डिपॉजिट कहाँ करूँगी, मार्केट में। ऑब्वियसली मैं स्ट्राइक रेट पे एक्सरसाइज करके कम रेट लेना क्यों पसंद करूँगी, नहीं करूँगी। यानी यहाँ पे मैं होने दूँगी इस ऑप्शन को लैप्स, करेक्ट। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, स्ट्राइक रेट है हमारा ज़्यादा और एक्चुअल में जो इंटरेस्ट रेट है वो है कम, यानी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सरसाइज कर लिया जाए तो स्ट्राइक रेट क्या है, ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, ऑफ कोर्स ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगी और स्ट्राइक रेट जो ज़्यादा वाला है वो रिसीव करना पसंद करूँगी, करेक्ट। इतनी सी बात थी ऑप्शंस में, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चंस में देख ही लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आज सच इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ नहीं और स्वैप में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस आपको डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप इस चैप्टर में मेहनत करते ही नहीं हो, ठीक है ना। अगर आप इन डिटेल ये चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, आपको समझ में ये बहुत ईजी लगेगा चैप्टर, समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप ये पूरी वीडियोस देखने के बाद दोनों खुद भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन, आप देखोगे 5 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ईच क्वेश्चन 2-3 मिनट लेगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लेना चाहे तो। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रेट कैप। इंटरेस्ट रेट कैप से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कैप क्या होती है, ये बॉडी है किसी की, कैप इज़ दी अपर मोस्ट लेयर, ठीक है। कैप इज़ दी अपर मोस्ट लेयर, यानी कि क्या होगा, कुछ कैप सीलिंग की बात हो रही होगी, ठीक है, किसी चीज़ की मैक्सिमम रेट की बात हो रही होगी, ठीक है। यानी कि कैप ऑप्शन में क्या होगा, देखो ऑप्शन में एक पर्सन कौन होता है, बायर होता है, एक पर्सन होता है सेलर, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक रेट फिक्स कर लेंगे। मान लीजिए 10% का रेट इन्होंने फिक्स कर लिया कि इस रेट से ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं जाना चाहिए, तो जिसने बाय किया होगा उसके पास ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली इट इज़ कैप ऑप्शन। तो ऑप्शन किसके पास है,
बायर के पास है, ये एक तरीके से क्या हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया। इससे ऊपर अगर चला गया तो ये क्या करेगा, एक्सरसाइज कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, बायर है, बोरोवर होगा, ठीक है। इससे ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट चला गया तो ये क्या करेगा, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। तो पे ऑफ इसे क्या होगा, रिसीव होगा, डिपॉजिटर को पे करना पड़ेगा, यानी सेलर को क्या करना पड़ेगा, बायर जो है उसे पैसे पे करने पड़ेंगे ऑफ दिस डिफरेंशियल अमाउंट। किस तरीके से पेमेंट होगी ये मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। वैसे आपको क्वेश्चन देखेंगे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, बट स्टिल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 2 साल के लिए इन्होंने ये ट्रांजेक्शन की थी, 2 साल के लिए लोन था इनका, ठीक है। एक्चुअली में जो बेंचमार्क रेट है फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, वो कितना था, मान लो आप यहाँ पे 8% का था, यहाँ पे हो गया 11% का, ठीक है, इन दी सेकेंड ईयर। अब क्या होगा, इंटरेस्ट तो पर्सन पे करेगा ही करेगा इस रेट से, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 8% के रेट से ही इंटरेस्ट देना है, 11% के रेट से ही इंटरेस्ट देना है। सिर्फ और सिर्फ एक कैप ऑप्शन है जो इस बायर ने परचेज करके रखा हुआ है। इस ऑप्शन को जब ये एक्सरसाइज करेगा तो इसे सिर्फ सेलर से पैसे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट में कोई भी चेंज नहीं लाना है, इंटरेस्ट तो इसको पे करना ही पड़ेगा। आपको पता है एक्चुअल डिलीवरी तो होती नहीं है, तो एक्चुअली में जो लोन लेगा उतने ही अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और उसी रेट से करना पड़ेगा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। सिंपली इसके पास क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके अंडर इसे अगर फ़ायदा हो रहा होगा तो इसे पैसे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट तो उसी रेट से पे हो जाएगा। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका फ़ायदा हो रहा है किसका, बायर का, क्योंकि इसने कैप लगा दी थी 10% पे और रेट कितना हो गया सेकेंड ईयर में 11% हो गया है। यानी इसे जो डिफरेंशियल है 1% का बेंचमार्क रेट से जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना ज़्यादा है, 1%, ठीक है। दिस इज़ द बेंचमार्क रेट, दिस इज़ द स्ट्राइक प्राइस, कितना डिफरेंस है, 1% का। तो क्या होगा, इस 1% का इसे पे ऑफ रिसीव हो जाएगा, ठीक है। फॉर दी 1 ईयर था, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 1 साल के लिए है ना, तो इंटू 1 ही करना है, यानी 1% ऑफ द लोन अमाउंट क्या हो जाएगा, बायर को रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अगर बेंचमार्क रेट विद इन दिस कैप रहता है, यानी 9% ही हुआ, ठीक है, इस कैप के अंडर ही है, ठीक है, तो पे ऑफ क्या रहेगा, 0 रहेगा। बायर को इसको कुछ पे नहीं करना, ठीक है। इसने तो क्या किया होगा, जब ये ऑप्शन परचेज किया होगा तो प्रीमियम पे कर दिया होगा। आपको याद होगा ऑप्शन में क्या करते हैं, सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं। एक्सरसाइज किया ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, ठीक है। यानी कि 9% रेट होगा तो ये सिर्फ क्या करेगा, इस कैप ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा ना। इसमें कोई पे ऑफ की बात तो नहीं आई। पे ऑफ की बात कब आएगी, जब ये एक्सरसाइज करेगा। इसने कब एक्सरसाइज किया था, जब यहाँ पे रेट 11% का था, एक्सरसाइज किया था, इसे पैसे रिसीव हो गए थे। लैप्स होना था तो होना था, फिर इसने प्रीमियम तो पे कर ही चुका ना ये, ठीक है। जब इसने कैप ऑप्शन परचेज किया होगा तो ये प्रीमियम तो पे कर ही चुका होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रेट फ्लोर। फ्लोर इज़ व्हाट, द लोएस्ट अमाउंट, यानी क्या करता होगा, एक इंटरेस्ट रेट फिक्स करता होगा। कौन करता होगा, डिपॉजिटर, क्योंकि उसके लिए रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट इस पर्टिकुलर रेट से नीचे नहीं जाना चाहिए या नीचे ना चला जाइए, उसके लिए क्या है, रिस्क है। तो वो क्या करता होगा, सेट करता होगा एक लिमिट कि इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे गया तो वो एक ऑप्शन परचेज कर लेता है, फ्लोर ऑप्शन, जो उसने परचेज करके रखा हुआ है पहले से, फिर वो उसे एक्सरसाइज कर लेगा। कैसे एक्सरसाइज कर लेगा, मान लीजिए इसने लगाया है यहाँ पे, आप कैप ऑप्शन की जगह यहाँ पे इसको फ्लोर ऑप्शन बना लो, ठीक है। ये क्या है, आपके पास एक फ्लोर ऑप्शन है जो कि आपको बोल रहा है कि 5% से नीचे इंटरेस्ट रेट आपका नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए सेकेंड ईयर में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चला गया है 4%, ठीक है। तो अब क्या होगा, दिस ही इज़ व्हाट, द बायर ऑफ द ऑप्शन। फ्लोर ऑप्शन कौन परचेज करना पसंद करेगा, डिपॉजिटर। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फ्लोर ऑप्शन कौन परचेज करेगा, फ्लोर ऑप्शन कौन परचेज करेगा, डिपॉजिटर, क्योंकि उसी के लिए रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट कहीं नीचे ना गिर जाए, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, यहाँ पे 4% हो गया इंटरेस्ट। अब इसे डिफरेंशियल अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम दी सेलर, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस है 5% का, एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। अब इसके लिए एक्सरसाइज करना क्या है, बेनिफिशियल है, ये एक्सरसाइज करेगा, 1% का क्या मिल जाएगा, इसे पे ऑफ रिसीव हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कॉलर ऑप्शन की। अब कॉलर ऑप्शन का मतलब क्या है, इट इज़ व्हाट, कैप
प्लस फ्लोर, ठीक है। यानी कि अपर लिमिट भी फिक्स कर देते हैं, लोअर लिमिट भी फिक्स कर देते हैं। अपर लिमिट कौन फिक्स कर रहा होगा? ऑब्वियसली द बोरोअर इन दी ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक ऑप्शन बायर होगा, एक सेलर होगा, ठीक है। तो जो बोरोअर है वो कैप लगा रहा होगा और जो डिपॉजिटर है वो फ्लोर लगा रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपका स्ट्राइक रेट जो भी है, मतलब यहाँ पे कैप ऑप्शन के लिए मान लीजिए 10% है, फ्लोर ऑप्शन है 5%, ठीक है। जब तक इनके बीच में रेट चल रहा है, 8% है, 7% है, 9% है, तब तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट चला गया 11%, तो अब क्या होगा, डिपॉजिटर पे करेगा बोरोअर को 1% का डिफरेंशियल अमाउंट, अभी सीखा हमने। अगर रेट चला गया 4%, तो अब क्या होगा, अब बोरोअर पे करेगा डिपॉजिटर को 1% का डिफरेंशियल अमाउंट। दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट रेट कॉलर। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इस चैप्टर में, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। आप देखोगे ना, आप अब कॉन्सेप्ट वीडियोस पूरी देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देख लेना, कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं, सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट हमारे पास है अब इंटरेस्ट रेट स्वैप, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट सिंपलेस्ट ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, जिसे कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्वैप का मतलब मैंने आपको बताया था, वो अक्षय कुमार वाला मीम स्वैप। स्वैप में अब क्या करना है, हमें एग्जाम्पल ड्राफ्ट करते हैं, उसी से समझते हैं। मान लीजिए देयर इज़ अ पर्सन मिस्टर ए एंड देयर इज़ अ पर्सन मिस्टर बी। अब मिस्टर ए को क्या हो रहा है, मिस्टर ए को रेट जो चाहिए, जो मतलब उन्हें लोन चाहिए, वो लोन उन्हें चाहिए एट द रेट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और जो मिस्टर बी हैं, उन्हें जो चाहिए लोन, वो चाहिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है ना। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, मिस्टर ए को जो कोटेशन दी जा रही हैं वो दे रहे हैं, एक फ्लोटिंग रेट के लिए भी दे रहे हैं, मतलब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए क्या मतलब उन पर रेट लगाया जाएगा अगर वो लोन लेते हैं, तो एक फ़िक्स के लिए दिया जाएगा। सिमिलरली मिस्टर बी के पास भी दो ऑप्शंस होंगे, एक उन्हें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कोट किया जाएगा और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कोट किया जाएगा। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से उन्होंने कोटेशन दी है कि फ्लोटिंग अगर मिस्टर बी लेते हैं तो उन्हें पड़ेगा लाइबोर प्लस 1% का रेट, ठीक है। और मिस्टर ए लेते हैं तो उन्हें पड़ेगा लाइबोर प्लस 3% का रेट, ठीक है। और अगर मिस्टर ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 15% का, ठीक है ना। फिक्स्ड में इन्हें कितना पड़ेगा, 15% का। और अगर मिस्टर बी लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा, 20% पर एनम, ठीक है। अब आप देखो, इसे लोन चाहिए कौन सा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला, पर इसे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट महंगे परसेंटेज पे मिल रहा है और मिस्टर ए को कम परसेंटेज पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली मिस्टर ए को क्या चाहिए, फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला लोन चाहिए। क्या चाहिए, फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला लोन मिस्टर ए को चाहिए। लेकिन आप देखो इन्हें मिल रहा है लाइबोर प्लस 3% पे, और मिस्टर बी को कहाँ मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, लाइबोर प्लस 1% पे ही मिल रहा है, ठीक है। तो अब इन्हें क्या लग रहा है कि हमें चाहिए क्या, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये क्या सोच रहे हैं, मुझे चाहिए फिक्स्ड। बट हम दोनों को जो कोटेशंस दी जा रही हैं वो अपोजिट जो है हमारे से, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं कि हमें फ्लोटिंग मिल जाए। जैसे मिस्टर ए सोच रहे हैं कि उन्हें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है, ठीक है। तो फ्लोटिंग का रेट उन्हें महंगा पड़ रहा है और दूसरे पर्सन को, जो दूसरा पर्सन है उसको वही रेट कम पड़ रहा है, ठीक है। उसी वाले लोन का रेट क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। मतलब उनका जो अपोजिट है, अगर वो फ्लोटिंग की जगह फिक्स लें तो इंटरेस्ट रेट कम है, दूसरे पर्सन के लिए वही इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा है। तो अभी क्या सोचेंगे, देखो मिस्टर ए को चाहिए तो फ्लोटिंग ही, ठीक है, मिस्टर बी को भी फिक्स्ड ही चाहिए। तो अब क्या होगा, मान लीजिए बैंक है जो कि यही सेम कोटेशंस इन दोनों को दे रहा है। ये जो कोटेशंस दिए ना, ये मान लीजिए ये बैंक है, इस बैंक ने ये कोटेशंस दी हैं इन दोनों पर्सन को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये बैंक बोलता है, इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, और बोलता है एक काम करो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, आप दोनों एक ट्रांजैक्शन कर लो जिसमें कि क्या करो, मिस्टर ए
आपको जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है, आप वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला लोन मत लो, आप फिक्स्ड वाला लोन ले लो, ठीक है ना। मिस्टर ए को क्या कह रहा है, आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लो, और मिस्टर बी को क्या कह रहा है कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लो, ठीक है। मतलब जो आपको सस्ता पड़ रहा है ना, इन कंपैरिजन टू दी अदर पर्सन, जो आपको सस्ता पड़ रहा है, आप वो वाला लोन ले लो, ठीक है। आप मिस्टर ए थे, ठीक है, मिस्टर ए को क्या है, फ्लोटिंग दूसरे पर्सन से महंगा पड़ रहा है, बट फिक्स्ड मिस्टर बी से कम पड़ रहा है, तो वो उसको कहता है बैंक कि मिस्टर ए आप फिक्स्ड पे लोन ले लो, मिस्टर बी आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों आपस में जो ये इंटरेस्ट है इसे स्वैप कर लो, ठीक है। आप क्या करो, एक दूसरे के लिए लोन ले लो, एक दूसरे के बिहाफ पे लोन ले लो। मतलब जैसे देखो, अगर मिस्टर ए को फ्लोटिंग चाहिए, मिस्टर बी को फ्लोटिंग सस्ता मिल रहा है, तो आप मिस्टर ए के लिए फ्लोटिंग पे ही जो लोन है वो ले लो, ठीक है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ही लोन ले लो। और मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा कि आपको जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो कम पड़ रहा है, मिस्टर बी को ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या करो, आप मिस्टर बी के बिहाफ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लोन ले लो, ठीक है। अब जो दोनों को बेनिफिट होगा इस ट्रांजैक्शन की वजह से, वो आपस में दोनों बांट लेना, और फिर देख लेना कि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट किस रेट पे पड़ रहा है, कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे बेनिफिट, आप सोचो। देखो, आप देखेंगे क्या कि अगर दोनों मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी दोनों लोन ले ले डायरेक्टली, अगर, ठीक है, मतलब जो उनको एक्चुअली में चाहिए, फ्लोटिंग चाहिए, मिस्टर बी से उनकी कोई मुलाकात हुई नहीं है, आप ये मानो मिस्टर ए की मिस्टर बी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई स्वैप का ट्रांजैक्शन उनके बीच में नहीं हुआ है। आप पहले ये मानो कि अगर मिस्टर ए को लोन लेना होता तो उन्हें फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला लोन चाहिए था, उनको क्या रेट पड़ रहा था, लाइबोर प्लस 3% का रेट था, ठीक है। और जो मिस्टर बी हैं, उन्हें कौन सा लोन लेना था, फिक्स्ड वाला लेना था, उनको रेट कितना पड़ रहा था, 20% का। तो मान लो कि अगर इन्होंने ये स्वैप में एंटर नहीं किया होता तो ये इंटरेस्ट रेट होता ना जिस पे ये दोनों पे कर रहे होते इंटरेस्ट, ठीक है। मिस्टर ए ने फ्लोटिंग वाला लोन लिया होता लाइबोर प्लस 3% पे, मिस्टर बी ने लोन लिया होता फिक्स्ड वाला 20% पे, ठीक है। लेकिन अब बैंक ने क्या ट्रांजैक्शन करवा दी, इनकी स्वैप करवा दिया ना, स्वैप करवा दिए इंटरेस्ट रेट्स। अब देखो, अब मिस्टर ए ने जो लोन लिया होगा फॉर मिस्टर बी, वो किस रेट पे लिया है, 15% पे, ठीक है। और जो मिस्टर बी ने लोन लिया है फॉर मिस्टर ए, जो फ्लोटिंग वाला था इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मिस्टर बी को कम पड़ रहा था तो उन्होंने वो वाला लिया था, किस रेट पे लिया था, लाइबोर प्लस 1% पे, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों के लिए इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है, लाइबोर प्लस 1% प्लस 15%। अब आप देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज़ लाइबोर प्लस 23%, दिस इज़ व्हाट, लाइबोर प्लस 16%, ठीक है। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब कितना बेनिफिट हो रहा है इस स्वैप की वजह से। अगर नहीं करते स्वैप में एंटर तो ये होता, स्वैप में एंटर कर लिया तो अब ये वाला इंटरेस्ट रेट है, यानी कितना बेनिफिट हो रहा है आप देखोगे तो। लाइबोर से लाइबोर कैंसिल हो जाएगा, 23 माइनस 16 कितना होता है, 7, ठीक है। यानी इन दोनों को कितना फ़ायदा हो रहा है, 7% का। अब ये जो बैंक था जिसने ये ट्रांजैक्शन करवाई है दोनों के बीच में, ये जो बैंक था, ठीक है, ये बैंक ने फ्री में तो कुछ करा नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है इसमें कि मिस्टर ए आप लोन ले लीजिए फॉर मिस्टर बी, मैं ट्रांजैक्शन करवा देता हूँ स्वैप की, क्यों करेगा ये ऐसा, कमीशन के लिए, ऑब्वियसली कमीशन के लिए। मान लीजिए इसमें से 1% की कमीशन किसने ले ली, बैंक ने ले ली, तो नेट बेनिफिट अब इन दोनों को कितना हो गया, 6% का, ठीक है। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिकली परसेंटेज मेंशन करके दी है, मतलब आपको स्पेसिफिक कोई रेशियो मेंशन करके दी है कि दिस परसेंटेज ऑफ द गेन विल बिलोंग टू मिस्टर ए एंड दैट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट द बेनिफिट बिलोंग्स टू मिस्टर बी, तो आप उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, 3% का बेनिफिट देंगे टू मिस्टर ए एंड 3% का ही बेनिफिट देंगे टू मिस्टर बी, ठीक है। अब आप देखो इनको कितना बेनिफिट हुआ है, कैसे निकालोगे अब आप ये देखो। मिस्टर ए के लिए, एक सेकेंड रुकना, मिस्टर ए के लिए क्या रेट था, फ्लोटिंग वाला लाइबोर प्लस 3%,
उन्हें बेनिफिट कितना हो रहा है इसमें, 3% का, ठीक है। यानी कि बेनिफिट हो रहा है मीन्स ये बोरोवर थे, ठीक है। बोरोवर के लिए बेनिफिट है तो मीन्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम दिस बेनिफिट, फ्रॉम दिस इंटरेस्ट रेट। तो टोटल इंटरेस्ट रेट है उसमें से आपका बेनिफिट जो है वो आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कि नेट इंटरेस्ट रेट क्या पड़ रहा है, यानी अब उसको कितना पे करना पड़ रहा है, सिर्फ लाइबोर का परसेंटेज पे करना पड़ रहा है। मिस्टर बी की अगर बात करें तो उनको क्या चाहिए था, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन चाहिए। मिस्टर बी को क्या चाहिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन चाहिए। क्या रेट था उनके लिए, 20% का। अब आप देखो 20% पे बेनिफिट हुआ उनको कितना, 3% का, कितना आएगा यहाँ पे, 17% का रेट है जो मिस्टर बी को अब लोन के लिए पड़ रहा है। द नेट इंटरेस्ट रेट फॉर मिस्टर बी इज 17% एंड फॉर मिस्टर ए इट इज़ लाइबोर, ठीक है। हो गई ट्रांजेक्शन, इनका बेनिफिट हो गया, लाइबोर प्लस 3% इन्हें नहीं पे करना पड़ा, इसे 20% नहीं पे करना पड़ा, दोनों का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया इस स्वैप में एंटर करने से, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको दिया हो कि भाई कमीशन नहीं है, ठीक है, बैंक की कोई भी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 7% को दोनों में डिवाइड कर दोगे। कुछ स्पेसिफिकली रेशियो दिया है तो रेशियो में डिवाइड कर दो, बोला है कि इसका 90% मिस्टर ए को मिलेगा, 10% ही मिस्टर बी को मिलेगा, तो वो कर दो, ठीक है। बैंक अगर कमीशन मतलब आपको बोल रहा है कि बैंक की कमीशन भी है तो ऑफकोर्स आप वो तो हटाओगे ही हटाओगे, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट जो है वो नेट बेनिफिट होना चाहिए ना। कमीशन का तो आपको पे करना ही पड़ेगा अमाउंट, मिस्टर ए को भी करना पड़ेगा, मिस्टर बी को भी करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों मिलके ही तो कमीशन का अमाउंट पे करेंगे ना। तो कमीशन का अमाउंट किससे पे करेंगे, ऑफकोर्स जो उनका बेनिफिट हो रहा होगा उसमें से हम कमीशन का अमाउंट पे करेंगे, हमारे पास नेट बेनिफिट निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो स्वैप था ये भी समझ में आ गया होगा। एज सच कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम्पल ड्राफ्ट करेंगे खुद से एक बार करना, ठीक है, कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ड्राफ्ट करना, एक पर्सन के लिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट महंगा रखना, एक पर्सन के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट महंगा रखना, ठीक है, दोनों को एक बार स्वैप में एंटर करवाना, ठीक है, देखना कि किस तरीके से बेनिफिट अब वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपको अगर निकालना हो, खुद नहीं दिया उन्होंने अगर क्वेश्चन में, मान लीजिए आपको सिर्फ इतना लिख के दिया है कि मिस्टर ए जो है ही वॉन्ट्स द फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन और मिस्टर बी हैं ही वॉन्ट्स द फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन, ठीक है, और आपको यहाँ पे बस रेट्स मेंशन करके दे दिए हैं, दिस इज़ लाइबोर प्लस 3, 15, 20 एंड लाइबोर प्लस 1, ठीक है। आपको अगर ये सिर्फ इतना मेंशन करके दे दिया है, आपको खुद बताना है कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से फ़्लो करनी चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट जो है वो मिस्टर ए को पे करना चाहिए, मतलब कौन सा लोन ले लेना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी, और मिस्टर बी को कौन सा ले लेना चाहिए। तो आपको सिर्फ देखना है कि फ्लोटिंग है जैसे ये, ठीक है, दीज टू आर दी फ्लोटिंग वाला रेट, दीज टू आर फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन्स, ठीक है। आप बस देखो ये कम है, इसमें ये कम है, मिस्टर बी को ये दिलाओ स्वैप में, मिस्टर ए को ये दिलाओ स्वैप में, और ट्रांजैक्शन आप बना लो, ठीक है। आप बना लो कि स्वैप किस तरीके से होगा। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इन्हें फ्लोटिंग चाहिए था एक्चुअली में, तो इनके लिए इंटरेस्ट रेट ये वाला होता, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, मिस्टर बी को दिला देंगे मिस्टर ए के बिहाफ पे लोन, ठीक है, किस रेट पे, लाइबोर प्लस 1 पे, क्योंकि फ्लोटिंग में यही था जो लोअर था, ठीक है। फ्लोटिंग में ये वाला इंटरेस्ट रेट क्या था, लोअर था। इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट कौन सा लोअर है, 15 वाला, जो कि मिस्टर ए को मिल रहा है, मिस्टर ए को कोट हो रहा है बाय द बैंक, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिस्टर बी के बिहाफ पे मिस्टर ए को 15% पे लोन दिला देंगे। यानी कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना भी अब आपको आ जाएगा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखोगे तो। सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, आपको मेंशन करके दी होंगी चीज़ें, आप इस तरीके से एक बार अगर टेबल फॉर्म में दिया है तो अच्छी बात है, इसी तरीके से दिया हुआ है तो, नहीं दिया बना लेना, 1 मिनट लगेगा, बट आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, होगी ही नहीं गलती, ठीक है ना। आप मिनिमम देखोगे कौन सा कम है, ठीक है, उनको वो वाला लोन दिला दोगे जो कम पड़ रहा होगा, और आप अपना स्वैप जो है वो डील कर पाओगे कि भाई किस तरीके से स्वैप में आपको डील करना है, कौन सा रेट किसको दिलवाना है, किस रेट पे इंटरेस्ट, अब कितना बेनिफिट होगा, क्या होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारी जो कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन थी ऑफ द चैप्टर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने आप एक बार
ये कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने के बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देखना, ठीक है। वैसे तो हम नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस करेंगे वो भी, एक बार फिर भी अपने आप करके देखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, क्वेश्चन करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, कोई डाउट अराइज नहीं होगा, बहुत आराम से आप सारे क्वेश्चन टैकल कर लोगे, ठीक है। इन केस आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। और अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, पसंद आती हैं वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोस देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ICI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।